अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मेरे चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के ऊपर कैप्शन में आपको लिंक दिया हुआ होगा, तो काइंडली आप मुझे वहाँ से क्लिक करके आ सकते हैं मेरे इस चैनल के ऊपर और आप मुझे सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर मेरे इस चैनल नेम के साथ बायोलॉजी मेरे साथ। तो स्टूडेंट आप जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम एनएमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली उस एनएमडी कैट के जितना भी सिलेबस है जो हमें पीएमसी रिकमेंड करता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था बायोमोलिक्यूल्स। जो बायोमोलिक्यूल्स चल रहा था उसके अंदर हमारा टॉपिक था न्यूक्लिक एसिड, विच इज़ आई थिंक अ लास्ट टॉपिक। इसके बाद मेरे ख्याल से होगा कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स होगा, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे जब हम एंजाइम पढ़ेंगे तो ठीक है। तो जैसे कि जितने भी नोट्स है इसका आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो ये सारे नोट्स मैंने फेडरल बोर्ड से लिए हुए हैं, तो आप इसको पढ़ने के बाद फेडरल बोर्ड देखेंगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आएगा। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की हिस्ट्री पे जाते हैं कि भाई न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर कैसे हुआ है, कि किसने इसको किया, तो यार 1800 यानी कि 1869 के अंदर इसको एक स्विस फिजिशियन थे जो डॉक्टर थे बेसिकली, उनका नाम था फ्रेडरिक मैचर, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया या रिपोर्ट किया, क्योंकि वो फिजिशियन थे, उनका काम रिपोर्ट करना है। और उन्होंने ये आइसोलेट किया था, एक न्यूक्लियाई था यानी पस सेल जिसको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल कहते हैं। उसमें से इन्होंने उस न्यूक्लिक एसिड को निकाला था, ठीक है। फर्स्ट दिस कंपाउंड नेम इस कॉल्ड, पहले इस कंपाउंड का नाम न्यूक्लिन था। बाद में जब इसकी आफ्टर केमिकल डिटर्मिनेशन की गई और उसकी नेचर ऑफ केमिकल को डिटरमाइन किया गया तो 1920 के अंदर इसके नाम को वापस रिनेम्ड किया गया। उस वक्त इसका नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसकी एसिडिक नेचर थी इस कंपाउंड की, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहली बात इसकी जो नेचर है केमिकल की वो एसिडिक है। दूसरी बात ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जैसे कि आपको पता है सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है ना, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियर फ्लूइड भी कहते हैं बाज़ टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम जाते हैं न्यूक्लिक एसिड को फिर फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया कि न्यूक्लिक एसिड में किन किन टाइप्स की दो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं बेसिकली। उन न्यूक्लिक एसिड में से फर्स्ट एसिड इज़ सॉरी न्यूक्लिक एसिड को हमने डिवाइड किया दो हिस्सों में। पहला आता है हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा आता है हमारे पास डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए भी बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? आरएनए बोलते हैं। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? आरएनए बोलते हैं, उसको हम डीएनए बोलते हैं। बेसिकली बोथ न्यूक्लिक एसिड्स आर लीनियर एंड अनब्रांच, ये सीधे होते हैं। अनब्रांच से मतलब कि इसका जो जैसे कि कार्बन जो चेन होती है ना, बिल्कुल सीधी होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अगर बीच से ब्रांच निकल जाए किसी भी कंपाउंड, यानी कि इधर मैं मिथाइल लगा दूँ तो एक अलग कंपाउंड बन गया। ऐसे ये कुछ और बन रहा था, ये नहीं है, अब कुछ और ही कंपाउंड बन चुका है, जैसे कि आपको दिख भी रहा है। इस तरीके से इसको हमने क्या बोला, इसको हम बोलते हैं ब्रांच। इसमें कोई ब्रांच नहीं होती, बिल्कुल लीनियर होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसमें एक और बात लिखी गई है टेक्निकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, लिहाजा इसको गौर कीजिएगा। इसको हम बोलते हैं मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। अभी हम न्यूक्लियोटाइड्स की भी केमिकल कंपोजिशन को समझते हैं कि वो क्या है बेसिकली। अगर न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए को समझें, देखें थोड़ा सा फ़र्क है आरएनए के अंदर और डीएनए के अंदर। वो फर्दर हम जब आगे आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड को पढ़ेंगे तब मैं जब वो समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस तो मैं आपको इसी स्लाइड में समझा दूँगा। देखिए डिफरेंस ये आता है कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड इज़ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड? ये सीधी सी एक स्ट्रेट लाइन है जो आप याद कर सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड इज़ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। इस डीएनए यानी कि एक जो डीएनए होता है वो 3 कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है हमारे पास पेंटोस शुगर, ठीक है, पेंटोस शुगर। दूसरा होता है हमारे पास फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड कह लें आप इसे। तीसरा होता है हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस। बेसिकली नाइट्रोजीनियस बेस की भी फर्दर डिवीजन है, वो भी अभी इसी हम स्लाइड में समझेंगे कि वो क्या डिवीजन है। अगर हम पेंटोस शुगर को केमिकल स्ट्रक्चर के तौर पे और फॉस्फेट को हम केमिकल स्ट्रक्चर के तरीके पे देखते हैं डीएनए के, किसके? डीएनए के। हमेशा याद रखना जो डिफरेंस बनाया गया है वो हमेशा शुगर की वजह से डिफरेंस करते हैं हम इजीली। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास जो शुगर होती है डीएनए के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोस शुगर बोलते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C5H10 और O4 होता है। क्या होता है O4? क्यों होता है? क्योंकि D का मतलब होता है माइनस कर दो, डी ऑक्सी, यानी कि ऑक्सी को एक माइनस छोड़ दो, किसमें से? C5H10 और 4 O5 में से। जब ये O5 में से O4 होती है तो क्या बन जाती है? डी ऑक्सी राइबोस। अगर ये O5 रहती तो सिर्फ इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोस शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोस शुगर। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं कि पहला कार्बन ये रहा, पहला कार्बन अटैच है किसके साथ? कार्बन के ऑक्सीजन के साथ, ठीक है।
उसके साथ दो एक OH ग्रुप ऊपर आ गया, एक H ग्रुप नीचे, एक H यानी कि हाइड्रोजन नीचे आ गया। इसी तरीके से आप इधर देख सकते हैं, मैंने डायग्राम बनाई है। अगर हम इसी तरीके से फॉस्फेटिक एसिड या फॉस्फेट को देखते हैं, या इसको फॉस्फेट ग्रुप भी बोला जाता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप का जो फॉर्मूला है वो है H3PO4। ठीक है, H3 यानी कि देख रहे हैं आप H3 किस तरीके से, H3 जो होते हैं वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड, जो डॉटेड आपको दिख रहे हैं इनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच हुए में। तो एक ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ है, और जो 3 ऑक्सीजन है वो कितने सिंगल बॉन्ड्स के साथ अटैच है। इस बात को भी आपने अपनी उसमें नज़रों में रखना है। इसी तरीके से जैसे कि अब हम पेंटोज शुगर और फॉस्फेट को समझ चुके हैं, तो अब हम समझेंगे नाइट्रोजीनियस बेस बेसिकली क्या है। देयर आर 2 टाइप मेजर क्लासेस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस। देखिए बेसिकली जो नाइट्रोजीनियस बेस होती है उसकी 2 क्लासेस होती हैं। एक क्लास को हम कहते हैं पैरामीडीन, दूसरी क्लास को हम कहते हैं प्यूरीन। मतलब क्या, इनका एक जो क्लास होती है उसके पास होते हैं सिंगल रिंग जिसको हम पैरामीडीन कहते हैं, जो दूसरी क्लास होती है उसको हम कहते हैं डबल रिंग जिसको हम प्यूरिन्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं दोनों का, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। देखें कि जो हमारे पास, यानी कि अब हम बात करते हैं उन किनकी पैरामीडीन्स के अंदर कितने बेसिस आते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। तो बेसिस आता है हमारे पास पहले साइटोसिन, जिसको हम रिप्रेजेंट C से करते हैं। यूरेसिल ये हमें किस में मिलता है? RNA में मिलता है। देखिए ये डिफरेंस था, मैं आपको क्या डिफरेंस समझा रहा था कि जो साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन और गुआनिन किस में होता है? DNA में होता है। और बस इसकी जगह अगर आप क्या लगा दें, इसकी जगह थायमिन की जगह अगर आप लगा दें क्या? यूरेसिल लगा दें। क्या लगा दें? यूरेसिल लगा दें थायमिन की जगह, तो ये क्या बन जाएगा? RNA बन जाएगा। सिंपल सी बात है, MCQs पॉइंट है, क्लियर होगा। मैंने इधर एक 2 MCQs पॉइंट भी लिखे तो आप उन्हें पढ़ें। इधर कहता है कि यूरेसिल इज़ फाउंड इन RNA ऑन द प्लेस ऑफ थायमिन। ठीक है, थायमिन फाउंड इन RNA। क्या बोला? थायमिन जो होती है किस में पाई जाती है? RNA में पाई जाती है। दूसरा डिफरेंस क्या कैसे कर सकते हैं हम DNA और RNA के अंदर? डिफरेंस इन RNA एंड DNA डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन शुगर। जैसे कि RNA के अंदर जो शुगर होती है, यानी कि इसको हम राइबोस शुगर कहते हैं या पेंटोज शुगर भी कह सकते हैं, तो उसके पास होते हैं तकरीबन C5H10O5। और जो DNA होता है उसके पास जो एक ऑक्सीजन कम होती है, क्या होती है? एक ऑक्सीजन क्या होती है? माइनस होती है। किस में से? 5 में से। तो क्या बन जाती है वो? O4 हो जाती है। सीधी सी बात है। अब हम नीचे से चलते हैं, जो हमारी एक अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA। बेसिकली दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं यानी कि DNA और इन दोनों बड़े काम के हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर दोनों के दोनों क्या काम करवाते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज करवाते हैं। हम कह सकते हैं कि DNA एक आपका क्या है? कंज्यूमर है, और जो RNA है वो क्या करता है? कंज्यूमर की डिमांड्स पूरी करता है, यानी कि उसको प्रोड्यूस करता है। जो डिमांड DNA रखता है कि ये मुझे चाहिए, तो उसको पूरी कौन करता है? RNA तो करता है। और कौन करता है? कोई भी नहीं करता। इसी तरीके से RNA इज़ ऑल्सो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कितने क्या है? पॉलीमर का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। मैंने आपको समझाया किस तरीके से, बस सेम कंपोजिशन जो DNA की है वही किसकी होती है? न्यूक्लियोटाइड की। बस जो बेसिस होती हैं, जो DNA के अंदर जो बेसिस आती है हमारे पास, वो आती क्या है? साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन और गुआनिन आती है। और जो RNA होता है हमारे पास, उसके अंदर जो हमारे पास जो आती है क्या? साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन एंड गुआनिन। ये हमारे पास क्या होती हैं? दोनों की बेसिस होती हैं, और इधर ही डिफरेंस होता है। बाकी एवरीथिंग इज सेम इन बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो RNA जनरली इज अ सिंगल स्टैंडर्ड। RNA बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये बात भी हमें याद रखनी है कि DNA डबल स्टैंडर्ड होता है और RNA क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रेड से कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको इजीली समझ आए। ईच सही है। देयर आर 3 मेजर क्लासेस। देखिए RNA की भी 3 मेजर क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी? पहला जो हमारे पास RNA होता है उसको हम कहते हैं मैसेंजर RNA बोलते हैं। मैसेंजर RNA क्या करता है? इसकी थोड़ी हमने क्वांटिटी रखी हुई, ये सारी MCQs के हवाले से काम आएगी आपको। mRNA इज़ अबाउट 3 to 4% ऑफ टोटल RNA, यानी कि जो टोटल RNA होता है उसका कितना परसेंट क्या होता है हमारे पास? mRNA कितना होता है? mRNA होता है उस टोटल RNA के अंदर तकरीबन 4% होता है। कहाँ से? 3 से लेकर 4% होता है बस। इन द सेल the amount of amino acids molecules synthesized depends upon the length of mRNA। जितने भी आपको अमाइनो एसिड्स बनाने हैं, मेरे को 100 बनाने हैं, मेरे को 300 बनाने हैं, जितने भी बनाने हैं वो डिपेंड करते हैं लेंथ ऑफ mRNA। लाइक जैसे कि एक प्रोटीन है जिसके मॉलिक्यूल्स यानी कि अमाइनो एसिड्स के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स के कितने मॉलिक्यूल हैं? 100 मॉलिक्यूल हैं। तो उसको कितनी लेंथ होनी चाहिए उस एक mRNA की? उसकी एक लेंथ होनी चाहिए 300 न्यूक्लियोटाइड्स की।
यानी कि 100 मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए अमाइनो एसिड के तो आपको कितने न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए एमआरएनए के अंदर? 300 न्यूक्लियोटाइड चाहिए। ये बड़ा ही एक की पॉइंट है, मेरे ख्याल से बड़ा काम आएगा आपको समझने के लिए। ये एक अमेजिंग पॉइंट आपके लिए एमसीक्यूज़ में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। ऐसा आ सकता है कि वो आपसे पूछ लेगा कि इफ़ अ मॉलिक्यूल ऑफ 100 अमाइनो एसिड इज़ then how much nucleotides is required in mRNA to produce a protein of 100 molecule। ऐसा एक एमसीक्यूज आ सकता है, मे बी पॉसिबल है, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। तो आपको आंसर होना चाहिए 300 न्यूक्लियोटाइड्स का एक अमाइनो एसिड एक एमआरएनए होना चाहिए 100 मॉलिक्यूल्स के प्रोटीन को बनाने के लिए, ठीक है। एक एमसीक्यू पॉइंट लिखा है मैंने इधर, 1 सिंगल अमाइनो एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसलेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि एक सिंगल अमाइनो एसिड या एक सिंगल अमाइनो एसिड यानी कि एक अमाइनो एसिड है जिसको प्रोड्यूस करने के लिए तकरीबन 3 क्या चाहिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोडोन बोलते हैं या जेनेटिक कोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भी अभी हम आगे बताएंगे। एमसीक्यूज पॉइंट दिए हुए मैंने इसके लिए भी कि जेनेटिक कोड्स किस टाइप के होते हैं। जब मैं आपको इसका प्रोटीन सिंथेसाइज की एक इमेज है जो टीआरएनए के अंदर दिखाई जाएगी आपको, तो उसमें समझ में आएगा कि कोडोन क्या होते हैं और इसके जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए इज़ डन बाय राइबोसोम। आपको पता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं हम सेल के अंदर? राइबोसोम के अंदर बोलते हैं। जब ये एमआरएनए राइबोसोम के पास जाता है, किसके पास जाता है? राइबोसोम, यानी कि समझे ये एमआरएनए की स्ट्रिप है, इसके ऊपर क्या आगे बैठ जाता है? राइबोसोम। बहुत सारे राइबोसोम आगे बैठते हैं, एक नहीं बैठता, बहुत सारे, लेकिन वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग नहीं करते, एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं बहुत सारे राइबोसोम मिलके, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं दूसरा आरएनए जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। इसको हम आरआरएनए भी बोलते हैं। इसका क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ राइबोसोम। अच्छा, बेसिकली बात क्या है, जो आरआरएनए होता है ये पार्ट ही राइबोसोम का होता है। वेयर प्रोटीन इज सिंथेसाइज टेक प्लेस, जहाँ पे प्रोटीन बनते हैं। अबाउट 80% ऑफ टोटल आरएनए कंटेंट ऑफ सेल्स आरआरएनए। जितना भी हमारे जो सेल का जो कंटेंट होता है ना, कि सेल का जितना भी कंटेंट होता है उसमें से 80% जो टोटल आरएनए होता है वो कौन सा आरएनए होता है हमारे पास? राइबोसोमल आरएनए होता है। कितना, कौन सा होता है? राइबोसोमल। बात समझने की इधर कि जितना भी हमारे पास टोटल आरएनए है ना, उसमें से 80% कौन सा आरएनए है? आरएनए की कौन सी टाइप है? आरएनए की कौन सी टाइप है? आरआरएनए वाली। कौन से? स्मॉल आरआरएनए वाली, ठीक है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इसको पढ़ने में, लेकिन डेट्स ओके, नॉट अ वरी अबाउट इट। अच्छा, अब आरएनए इज़ अ पैकेज्ड विथ अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन इनटू राइबोसोमल यूनिट। देखिए, राइबोसोमल यूनिट 2 तरीके के होते हैं जैसे ह्यूमंस के अंदर होते हैं। एक होता है एक यूनिट ऐसा होता है, एक यूनिट ऐसा होता है। जब ये दोनों ज्वाइन करते हैं तो कुछ राइबोसोम की शेप कुछ ऐसी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक जो यूनिट होता है ना, इस यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेडिमेंट से। जैसे कि मेरे ख्याल से जो क्या बोलते हैं हम लोग, जो ह्यूमंस के अंदर जो सेडिमेंट रेट होता है मेरे ख्याल से आई थिंक वो होता है कि 80+20 होता है मेरे ख्याल से, या 70+20 होता है, ऐसे ही कुछ होता है। अगर आप मैं गलत हो तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो वो जब मिलता है तो कौन सा एस बनाता है? वो ATS वाला राइबोसोम बनाता है। कौन सा एस वाला राइबोसोम बनाता है? ATS वाला। ATS का मतलब होता है सेडिमेंट, ठीक है। ये राइबोसोम को मेज़र करने का एक वो होता है, या डिफरेंशिएट करने के लिए एक यूनिट बनाया हुआ है जिसको हम सेडिमेंट बोलते हैं। इसी तरीके से प्रोकैरियोट्स के अंदर ये होता है 70S का, मतलब आपके जो बैक्टीरियाज हो गए या इनफैक्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास भी 70S का होता है, ठीक है। अब हम इसको हम मुझे यहाँ पे ये करना था। अब आते हैं हम अपने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टीआरएनए की टाइप है, वो है टीआरएनए। बेसिकली टीआरएनए का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि टीआरएनए क्या करता है? टीआरएनए इज़ अ टाइप ऑफ ऑल्सो आरएनए। इट कंसिस्ट 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स एंड स्मॉलेस्ट ऑफ आरएनए। और ये बहुत छोटा आरएनए की टाइप है, बहुत छोटी, यानी कि अगर हम राइबोसोम को भी देखते हैं तो उसमें भी ज़्यादा है इसकी नज़र में, क्योंकि वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है। कि 80% ऑफ टोटल आरएनए इज़ आरआरएनए, बट हियर इज ही सेड दैट द 70 to 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है एक टीआरएनए, ठीक है। टीआरएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड बट समटाइम्स शोज डुप्लेक्स एट डिफरेंट रीजन। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं डुप्लेक्स दिखा रहा है, इधर आपको डुप्लेक्स दिखा रहा है, इधर आपको डुप्लेक्स दिखा रहा है, इस तरीके से डुप्लेक्स दिखाता है। अभी बोलते टीआरएनए के पास 3 लूप है, जैसे कि डी लूप होता है और थीटा लूप होता है। डी लूप और थीटा लूप। डी लूप क्या करता है? एंजाइम की एक्टिवेशन को रिकॉग्नाइज करता है।
जो थीटा लूप होता है ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक प्लेस ऑन द राइबोसोम। क्या करता है ये? राइबोसोम की एक स्पेसिफिक प्लेस रिकॉग्नाइज करता है। तो अब इधर हम प्रोसेस समझते हैं कि पूरा प्रोटीन सिंथेसाइज का ये जो पूरा प्रोसेस है वो है क्या बेसिकली, जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। किसको करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। अब क्या होता है कि डीएनए से, सॉरी न्यूक्लियस से क्या होता है, देखें न्यूक्लियस से निकला हमारे पास क्या, एमआरएनए गया यहाँ पे, इधर बैठा हुआ होता है एक राइबोसोम, ये बड़ा सा क्या है, राइबोसोम्स को इमेजिन कीजिए। अभी क्या होगा, जो एमआरएनए राइबोसोम के अंदर जाएगा, ठीक है। जब ये चलना शुरू होगा, अभी देखिएगा ये कोडोन आया, राइबोसोम वाला ये कोडोन आया। कौन सा कोड आया? कौन सा कोड आया हमारे पास? कोड आया मिसाल के तौर पे GUU, ये आरआरएनए UU तो आएगा इधर। तो अब इसके एंटी कोडोन आएंगे। क्या आएंगे? एंटी कोडोन कहाँ से आएंगे? सेल यानी कि साइटोप्लाज्म से होते हुए आएंगे। किसके ऊपर? वो भी किसके ऊपर आएंगे? राइबोसोम के ऊपर आएंगे। किसकी फॉर्म में आएंगे? वो टीआरएनए की फॉर्म में आएंगे। जब वो टीआरएनए की फॉर्म में आके किसके ऊपर बैठेंगे? अपना राइबोसोम के ऊपर आके बैठेंगे, तो वो भी एक कोड लेकर आएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटी कोडोन। जैसे कि GUU है तो उधर आएगा GUU, इधर है जैसे कि कोड आया एमआरएनए का GUU, तो वो लेकर आएंगे जी, तो वो सॉरी इधर है जैसे CUU, इधर एमआरएनए का कोडोन है, तो इसकी बदले में एक एंटी कोडोन टीआरएनए लेकर आएगा साइटोप्लाज्म से, वो लेकर आके बैठ जाएगा राइबोसोम के ऊपर। तो वो कौन सा कोड लेकर आएगा? GAA लेकर आ जाएगा। तो उसके नतीजे में एक अमाइनो एसिड बनेगा। उस अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं क्या है? ल्यूसीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूसीन। इसी तरीके से जब ये आगे चलता जाएगा, ये स्ट्रिप आगे चलती जाएगी, सॉरी जो हमारा जो राइबोसोम है इसे आगे चलता जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इसी तरीके से इधर क्या होता जाएगा? पेप्टाइड्स फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पेप्टाइड्स फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरीके से प्रोटीन बनते रहेंगे, इस तरीके से प्रोटीन बनते रहेंगे। जब ये खत्म होगा, इधर एक स्टॉप कोड भी आएगा। क्या बोलते हैं उसको? स्टॉप कोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब स्टॉप कोडोन आएगा तो प्रोटीन सिंथेसाइज बन जाएगी, जो राइबोसोम वो डिटैच हो जाएगा एमआरएनए से। फिर डिटैच हो जाने के बाद जो एमआरएनए वो डिफॉर्म हो जाएगा। जब एमआरएनए डिफॉर्म हो जाएगा तो यहाँ से जो प्रोटीन जो लीनियर फॉर्म में था, फिर वो अपनी फर्दर फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट होकर उस प्रोसेस के अंदर जाके इन्वॉल्व हो जाएगा। जब वो फॉर्म हो जाएगा तो वो जो प्रोटीन है उस सेल से बाहर निकल के अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा। ये पूरा प्रोसेस होता है प्रोटीन का जेनेसिस का, यानी कि प्रोटीनोजेनेसिस भी कह सकते हैं इस प्रोसेस को मे बी, ठीक है। ये बात आप समझ गए कि टीआरएनए आया, टीआरएनए आके बैठा किसके ऊपर? अपना राइबोसोम के ऊपर। राइबोसोम ने उनके एंटी कोडोन्स को देखिए, फिर जो एमआरएनए के पास जो कोडोन थे उसने उस टीआरएनए से कनेक्ट कर दिया, उसके नतीजे में हमें एक अमाइनो एसिड मिल गया। इसी तरीके से ये राइबोसोम आगे जाता जाएगा, इसी टाइप के जो कोडोन होंगे वो उस टाइप के एंटी कोडोन वाले टीआरएनए आके बैठते रहेंगे, और फिर ये चेन लंबी होती रहेगी। तो उसको हम पूरी पेप्टाइड बोल देंगे फिर बाद में। अब इधर हम ले लेते हैं कुछ MCQs पॉइंट। देखें, देयर इज़ ओनली वन टीआरएनए मॉलिक्यूल। देखिए इधर है सिर्फ ओनली वन टीआरएनए मॉलिक्यूल जो ईच ऑफ 20 अमाइनो एसिड, जो मैंने आपको बताया पहले कि 20 तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होते हैं। कितने? 20 अमाइनो एसिड के लिए, 20 अमाइनो एसिड्स के लिए कितने? एक ही अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, सॉरी एक ही टीआरएनए का मॉलिक्यूल होता है। बट ह्यूमन कंटेन्स 45 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीआरएनए। ह्यूमंस कौन से कंटेन करते हैं? 45 टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए कंटेंट करते हैं। इसी तरीके से जो हर एक टीआरएनए होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। क्या करता है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू सरफेस ऑफ राइबोसोम ऑफ फॉर द प्रोटीन सिंथेसाइज। क्या करता है? कौन से सरफेस के ऊपर ट्रांसफर करता है? राइबोसोम की सरफेस के ऊपर ट्रांसफर करता है। फिर वो क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसाइज करते हैं। मुझे अब यकीन है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, और इसका PDF का लिंक मैं नीचे दे दूँगा। तो डोंट वरी अबाउट द नोट्स, आई विल अपलोड आफ्टर द अपलोड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। मैं लिंक नीचे छोड़ दूँगा। तो अगर आपको मेरी लेक्चर अच्छे लगे काइंडली मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मज़ा आए आपको पढ़ाने के अंदर, ठीक है। और मेरे चैनल के साथ रहे हमेशा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक और अच्छे से लेक्चर के साथ।